नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के पार्ट 2 के बारे में, यानी कि धारा 11 से लेके धारा 26 तक जो बचा हुआ है उसके बारे में। तो उसके बारे में आगे बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं ताकि हम आगे का जो पार्ट है वो कनेक्ट कर सकें कि धारा 1 से 10 में क्या दिया हुआ है। तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इस अधिनियम के द्वारा गठित की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यह जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर में काम करेगी, यानी कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है उसके अंतर्गत जो है एनआईए काम करती है। और इसकी जो सारी रिपोर्ट्स होती है वह सारी उसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसको प्रेषित होती हैं। और इसके अंदर जो इसका हेड होता है वह डायरेक्टर जनरल होता है और यह भी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसमें हमने ये देखा कि इसकी जो इनिशियल स्टेज पे जो फाइलिंग होती है किसी रिपोर्ट की वो किस तरीके से एनआईए तक जाती है। तो हमने देखा कि धारा 154 जो है हमारी सीआरपीसी की, उसमें जब एक रिपोर्ट लिखी जाएगी किसी पुलिस थाने पे, तो वहाँ का जो भारसाधक अधिकारी है अगर उसे लगता है कि ये अनुसूचित अपराध की कैटेगरी में आता है तो वह उसे राज्य सरकार को देगा, फिर राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार के पास पहुँचाएगी और केंद्र सरकार उसकी जाँच करके यह निश्चित करेगी कि वह अनुसूचित अपराध की कैटेगरी में आता है। अगर आता है तो वह उसे एनआईए को सौंप देगी और उसके आगे अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दे सकेगी एनआईए को। तो ये जो सारी प्रक्रिया थी वो हमने 1 से 10 तक में देखा। अब जो हम बात करने वाले हैं 11 से लेकर 26 में, उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि उसकी जो कार्रवाई हो जाएगी, विचारण जो मतलब जो कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेशन तो एनआईए द्वारा कर दी जाएगी, लेकिन उसका आगे का जो विचारण है वो कौन करेगा। तो उसके लिए जो विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं उसके अंदर कौन न्यायाधीश होंगे या किस न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाया जाएगा, उनकी अधिकारिता क्या होगी, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इसके अंदर और कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर या मेल कर पूछ सकते हैं। और इसके आगे जो है इसका जो MCQ वीडियो है वो भी हम लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी इस तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 11, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की केंद्र सरकार की शक्ति, यानी कि सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय में डेजिग्नेट करने की जो शक्ति है उसके बारे में धारा 11 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है वह किसी भी राज्य में विशेष न्यायालय जो है डेजिग्नेट कर सकती है किसी सेशन न्यायालय को, लेकिन उससे पहले वह वहाँ का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगी, उसके बाद उसे जो है विशेष न्यायालय में डेजिग्नेट करेगी। ऐसे विशेष न्यायालयों की जो अधिकारिता होगी, अगर उसके संबंध में कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को निर्देशित किया जाएगा केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार उसमें जो भी डिसीजन देगी वह जो होगा अंतिम होगा उसके विनिश्चय में। तीसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि ऐसे जो विशेष न्यायालय हैं उसके अंदर जो न्यायाधीश हैं यदि उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और उस समय उनके पास कोई जो अपराध का जो विचारण चल रहा है वह पेंडिंग है, तो ऐसे पेंडिंग विचारण को जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वह न्यायाधीश जो है उनके पद पर बने रहेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि किसी राज्य में एक से ज़्यादा विशेष न्यायालय हैं तब ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर जो ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वह वहाँ पे जो कार्यों का वितरण करना होगा वह उसके द्वारा किया जाएगा। धारा 12, बैठक का स्थान। यहाँ बैठक के स्थान से यह तात्पर्य थे कि कौन सा जगह जो है विशेष न्यायालय के लिए दी जाएगी या कहाँ पर विशेष न्यायालय की जो है कार्रवाई की जाएगी। तो विशेष न्यायालय स्वप्रेरणा से, यानी कि खुद से सो मोटो या लोक अभियोजक के आवेदन पर यदि वह ठीक समझे तो अन्य स्थान पर बैठक कर सकेगा। धारा 13, विशेष न्यायालय की अधिकारिता। विचारण जो है विशेष न्यायालयों की जो अधिकारिता है उसके अंदर ये बताया गया है कि विचारण केवल वही विशेष न्यायालय करेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध हुआ हो, यानी कि जो उनकी बाउंड्रीज दे रखी है, जिस भी न्यायालय को बताया गया है कि इतने क्षेत्र में अगर कोई भी अपराध होता है जो इस अधिनियम के अंदर अनुसूची में दिया हुआ है तो उसका जो विचारण है वह वही विशेष न्यायालय करेगा। यदि किसी राज्य में रिजू, फेयर, निष्पक्ष, इम्पार्शियल या त्वरित विचारण स्पीडी ट्रायल संभव नहीं है, यानी कि फेयर या इम्पार्शियल या स्पीडी ट्रायल उस राज्य में संभव नहीं है, या फिर किसी शांति भंग होने की आशंका है, या जो साक्षी या अभियुक्त या जो लोक अभियोजक है या जो न्यायाधीश है विशेष न्यायालय का उनको किसी जो है गंभीर खतरे की आशंका है उनके ऊपर, तब ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को उसी राज्य के या अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। लेकिन यह अंतरण जो है वह या तो लोक अभियोजक द्वारा या जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा या जो उस मामले से हितबद्ध पक्षकार हैं
उनके द्वारा जब आवेदन किया जाएगा तभी ऐसा अंतरण किया जाएगा। और यदि जो है विशेष न्यायालय अगर किसी उच्च न्यायालय के अंदर आता है और अगर उसे उसी सेम राज्य के अंदर अगर दूसरे विशेष न्यायालय को ट्रांसफ़र करना है तो उसका जो आवेदन है वो हाई कोर्ट को किया जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय को किया जाएगा उस राज्य की। और जो ऐसा आवेदन है यदि वो भारत का महान्यायवादी है उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे उस आवेदन के साथ साथ जो है शपथ पत्र और प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित करते हुए वो आवेदन जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। धारा 14 अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्ति। यहाँ ये बताया गया है कि जो अनुसूचित अपराध जो दिए गए हैं इस अधिनियम में उसके अलग अगर कोई अपराध होते हैं तो उसके अंदर जो है विशेष न्यायालय क्या कर सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि विचारण के दौरान यदि जो है विशेष न्यायालय को यह पता लगता है कि जो अभियुक्त है उसके ऊपर कोई और अपराध भी संहिता के अंदर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है उसके ऊपर लगाए गए हैं तो उस अपराध का विचारण भी जो है विशेष न्यायालय कर सकेगा। और इसके साथ साथ यदि कोई दूसरे अधिनियम के अंदर भी अगर कोई अपराध बताया गया है और वो अगर अभियुक्त ने किया है तो उसका विचारण भी जो है विशेष न्यायालय कर सकेगा और उस अधिनियम के अंदर जो उबंधित दंड है उस अपराध के लिए वह उसे दे सकेगा। धारा 15 लोक अभियोजक। जैसा कि धारा 11 और धारा 12 में देखा कि जो है लोक अभियोजक जो है इम्पोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। और अगर किसी विशेष स्थिति में यदि उसे ऐसा लगता है कि किसी मामले में या किसी वर्ग में विशेष में यह आवश्यकता है कि वहाँ कोई विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए तो वहाँ पर वह विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। और जो ऐसे लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे उनकी जो अर्हता यानी कि जो कंडीशन होनी चाहिए वह यह है कि कम से कम उन्होंने या तो 7 वर्ष तक जो है अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो या फिर उनने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कहीं पर ऐसे पद पर रहे हों जहां उन्होंने जो है 7 वर्ष तक कार्य किया हो और उस पद के लिए जो है विधि का जो विशिष्ट ज्ञान है वो अपेक्षित हो। तो ऐसे जो लोग हैं वही लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। धारा 16 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देखा कि जो विशेष न्यायालय हैं वह सेशन न्यायालय को अभिहित करके बनाए जाते हैं, तो इसलिए सेशन न्यायालय जो हैं उनकी जो सारी शक्तियां हैं वो विशेष न्यायालय के पास होती हैं। और जो विशेष न्यायालय हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो ऐसी होती है कि अगर अपराध का गठन हुआ है और यदि उस अपराध के जो तथ्य हैं वो परिवाद के रूप में जो है न्यायालय के पास आते हैं या जो है पुलिस रिपोर्ट के द्वारा उनके पास आते हैं, तो जो विशेष न्यायालय है वह उस मामले का संज्ञान ले सकेगा और उसका विचारण उस प्रकार कर सकेगा जैसा कि सीआरपीसी में दिया गया है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि अगर वह उसका संक्षिप्त विचारण करना चाहता है तो जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 263 से लेकर 265 में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके द्वारा वह उसका विचारण कर सकेगा। और यदि मामले का जो विचारण चलता है और उसके अंदर अगर आगे उसे यह लगता है कि इस मामले का विचारण जो है वो संक्षिप्त नहीं होना चाहिए तो वह उस मामले को पुनः वापस से विचारण कर सकेगा और जिन साक्ष्यों की परीक्षा हो चुकी है उनको वह पुनः बुला सकेगा और उनका पुनः जो है परीक्षण कर सकेगा। और इसके अंतर्गत यदि संक्षिप्त विचारण करते वक्त न्यायालय को जो है अभियुक्त अगर दोषी पाया जाता है या दोष सिद्ध हो जाता है तो वह उसे 1 वर्ष तक की जो है सज़ा दे सकेगा और उसके साथ साथ 5 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर आरोपित कर सकेगा। धारा 17 साक्ष्यों की संरक्षा, यानी कि जो विटनेस है उनका प्रोटेक्शन, तो उसके लिए जो है न्यायालय जो भी उसके उचित लगते हैं वो उपबंध कर सकता है। जो उपबंध यहाँ बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि विशेष न्यायालय यदि उसको उचित लगता है कि जो मामले की जो सुनवाई है या जो कार्रवाई है वह बंद कमरे में की जानी चाहिए तो वह उन लेखबद्ध कारणों को जो है मेंशन करके उसकी सुनवाई बंद कमरे में कर सकता है। या फिर किसी साक्षी लोक अभियोजक के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से विशेष न्यायालय को लगता है कि किसी साक्षी के जीवन को खतरा है तो लेखबद्ध कारणों से उसकी पहचान और पते को गुप्त रखने के उपाय विशेष न्यायालय कर सकता है। और उस कार्यवाही को और सुरक्षित करने के लिए अगर वह चाहे तो किसी ऐसे स्थान पर कार्यवाही कर सकता है जहां वह उचित समझे। और अगर लोकहित में उसे ऐसा लगता है कि ऐसा आदेश दिया जाना चाहिए कि इस कार्यवाही के अंतर्गत जो भी सुनवाई हो रही है वह किसी भी प्रकार से प्रकाशित नहीं की जाए तो उसके लिए भी वह आदेश जारी कर सकता है।
और यदि कोई ऐसे आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह इस धारा के अंतर्गत जो है 3 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। धारा 18 अभियोजन के लिए मंजूरी। यहाँ अभियोजन के लिए मंजूरी से तात्पर्य है जो अभिकरण है, जो एजेंसी है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके अंदर जो सदस्य हैं या जो उनके द्वारा जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए, तो उनका जो प्रोटेक्शन है वो धारा 18 में बताया गया है कि उनके विरुद्ध यदि जो है अगर कोई वाद अगर कोई लाना चाहता है या कोई विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध कोई करना चाहता है तो उससे पहले उन्हें केंद्र सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी, उसके बाद ही उनके खिलाफ कोई भी जो है कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी। धारा 19 विशेष न्यायालय द्वारा विचारण की अग्रता होना। यहाँ का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अभियुक्त के खिलाफ जो है विशेष न्यायालय में कोई मामला विचारणीय है या विचारण चल रहा है, तब यदि कोई दूसरे न्यायालय में उस अभियुक्त के खिलाफ कोई दूसरा मामला चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में जो विशेष न्यायालय है उसके अंतर्गत जो विचारण चल रहा है वह बाधित नहीं होगा, यानी कि वो कंटिन्यू चलेगा, और जो दूसरे न्यायालय है वहाँ पर उसको रोक दिया जाएगा या फिर कुछ दिनों के लिए पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो यही यहाँ बताया गया है कि विशेष न्यायालय जो है उसका जो विचारण है वो अग्रता, यानी कि उसको पहले पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरे कोई से जो विचारण है वो पूरे किए जाएंगे। धारा 20 नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति। यहाँ यदि विशेष न्यायालय जो है यदि वो किसी मामले का संज्ञान लेता है और उसे ऐसा लगता है कि इस मामले को जो है उसके लिए विचारणीय नहीं है, तब वह ऐसे मामले को जो उसकी अधिकारिता रखते हैं उनको अंतरित कर देगा ताकि वह उसके अंतर्गत आगे विचारण कर सकें। धारा 21 अपीलें। विशेष न्यायालय के किसी निर्णय में या दंडादेश या आदेश, इस आदेश के अंतर्गत जो है अंतर्वलित आदेश नहीं है, यानी कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इन आदेश और निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध यदि तथ्य और विधि के दोनों संबंध में अपील करनी हो तो हाईकोर्ट में होगी, और जो ऐसी अपील होगी उसकी जो सुनवाई है वो वहाँ पर 2 न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी, और जिस दिन ये अपील की जाती है उस दिन से 3 माह के भीतर जो है उसका निवारण करने की कोशिश जो है न्यायालय द्वारा की जाएगी। जमानत मंजूर या इनकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को की जाएगी, और प्रत्येक अपील जो है इसके द्वारा जो इस सेक्शन के अंदर की जाएगी या इस अधिनियम के जो द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके विरुद्ध जो की जाएगी वह उस आदेश के पारित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर जो है हाईकोर्ट में की जाएगी। और यदि हाईकोर्ट को उचित लगता है, जो कारण अगर जो है सामने वाला बताता है और अगर हाईकोर्ट को लगता है कि कारण जो है वह सही है और उसे लेखबद्ध किया गया है, तब वह ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसे 30 दिन के बाद भी अपील फाइल करने की जो है परमिशन दे सकेगा। और इसके अंतर्गत एक और जो है परंतु बताया गया है कि ऐसे आवेदन भी 90 दिनों के बाद कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किए जाएंगे किसी भी अपील में। धारा 22 सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय में अभिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो यहाँ पर वैसा का वैसा ही, यानी कि सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ जो केंद्र सरकार हमने धारा 11 के अंतर्गत पढ़ा उसकी जगह पर बस राज्य सरकार कर दिया गया है, यानी कि दोनों धारा सेम है, सिर्फ वहाँ केंद्र सरकार था और यहाँ राज्य सरकार है। धारा 23 नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो यहाँ जो उच्च न्यायालय है वह अपने अधीनस्थ जो विशेष न्यायालय जो गठन किए गए हैं कि जिनको डेजिग्नेट किया गया है उनके लिए ऐसे उपबंध या ऐसे नियम इस धारा के द्वारा बना सकेगा जिससे कि जो अपराध अनुसूची में दिए गए हैं उनका जो विचारण है वो सही तरीके से किया जा सके। धारा 24 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो यह कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास होगी, लेकिन यह जो कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति है वह सिर्फ जो यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ उससे 2 साल के भीतर के लिए ही होगी, उसके बाद इसके अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। धारा 25 नियम बनाने की शक्ति। तो यह केंद्र सरकार के पास होगी, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम बनाए जाएंगे वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। धारा 26 नियमों का रखा जाना। जो धारा 25 के अंतर्गत जो नियम बनाए जाएंगे उसे संसद के दोनों सदनों के अंतर्गत रखा जाएगा और 30 दिनों के अंतर्गत उन दोनों सदनों में उसे पारित किया जाएगा, तभी वह नियम जो है अधिनियम के अंतर्गत जोड़े जाएंगे। यही धारा 26 कहती है। तो दोस्तों यह था हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। अगर इसके अंतर्गत आपको कोई भी डाउट्स हैं या कोई और एरर आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपका डाउट। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।